हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। आज हम फिर से आ चुके हैं एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 फिनिश करवाया था। आज अपन आ चुके हैं पार्ट नंबर 2 पे। आज अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है विलयन की सांद्रता। तो देखो बेटा, सांद्रता क्या होती है, तो एक सिंपल सी आपको एक बात बताता हूँ। विलयन में विलय कितना है अथवा विलायक में विलय कितना है, ये हमारी क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। परिभाषा स्टार्ट करते हैं। एक परिभाषा मैं लिखाता हूँ, क्या होती है बेटा सांद्रता। तो अपने को लिखना है विलयन अथवा विलायक में उपस्थित, विलयन अथवा विलायक में उपस्थित विलय की आपेक्षिक मात्रा, विलय की आपेक्षिक मात्रा क्या कहलाती है बेटा, सांद्रता कहलाती है। ठीक है, परिभाषा है विलयन अथवा विलायक में उपस्थित विलय की आपेक्षिक मात्रा सांद्रता कहलाती है। मतलब कि मेरे विलयन में विलय कितना है अथवा विलायक में विलय कितना है, ये हमारा क्या कहलाती है बेटा, सांद्रता कहलाती है। वैसे आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपको ये विलायक बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, पर आपको आगे जाके पता चलेगा कि मैं इस परिभाषा में विलायक क्यों लिखता हूँ। तो विलयन अथवा विलायक में उपस्थित विलय की आपेक्षिक मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता। यहाँ पे भी क्या लिखा है, विलयन के प्रति इकाई आयतन, विलयन के प्रति इकाई आयतन अथवा द्रव्यमान में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है उसको अपन क्या बोलते थे बेटा, सांद्रता कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अभी अपन क्लास 9 में इसको 3 प्रकारों में बांटते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीनों के फॉर्मूला की बात करते हैं। W/W%, जिसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। कुछ बुक्स में इसको M/M% में लिखा होता है, तब भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ऊपर लिखते हैं अपन विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, नीचे लिख देते हैं अपन विलयन का द्रव्यमान, और किससे गुणा कर देते हैं, 100 से। ध्यान क्या रखना है बेटा, ध्यान अपने को ये रखना है, अगर विलय का द्रव्यमान ग्राम में है तो विलयन का द्रव्यमान भी क्या लेना पड़ेगा, ग्राम में लेना पड़ेगा। आयतन परसेंट के फॉर्मूले की बात करते हैं तो V/V% का बेटा फॉर्मूला होता है विलय का आयतन, विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन, गुणा किससे कर देंगे अपन इसको, 100 से। बस ध्यान रखना है, ये मिलीलीटर में है तो ये भी किस में होना चाहिए, मिलीलीटर में, गुणा कर दिया अपन ने 100 से। तीसरे फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में W/V% बोल लो, या इसको और क्या बोल लो, M/V%। इसके लिए क्या करना है, ऊपर लिखना है अपने को विलय का द्रव्यमान, बेटा ऊपर क्या लिखना है, विलय का द्रव्यमान, नीचे क्या लिखना है, विलयन का आयतन। ठीक है, अब ऊपर द्रव्यमान ग्राम में है और आयतन नीचे किस में ले लेंगे, मिलीलीटर में, गुणा कर देंगे 100 से। तो 3 फॉर्मूले हैं, द्रव्यमान प्रतिशत का ऊपर विलय का द्रव्यमान, नीचे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। आयतन प्रतिशत का ऊपर विलय का आयतन, नीचे विलयन का आयतन गुणा 100। और द्रव्यमान आयतन का बेटा ऊपर विलय का द्रव्यमान और नीचे विलयन का आयतन गुणा 100। तो ये अपना हो गया। स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत अथवा, देखो द्रव्यमान प्रतिशत का बेटा एक और नाम होता है भार प्रतिशत, इसको अपन बोलते हैं मास परसेंट या W/W%। कुछ बुक्स में इसको क्या लिख देते हैं अपन, कुछ बुक्स के अंदर क्या लिखा होता है, इसको M/M% में लिखा होता है, तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द्रव्यमान परसेंट का फॉर्मूला, ऊपर विलय का द्रव्यमान, उसमें भाग लगा दो किसके, विलयन के द्रव्यमान को, और गुणा कर दो 100 से। जहां विलयन का द्रव्यमान क्या होता है बेटा, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, अर्थात विलय के द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान को जोड़ते तो क्या आ जाता है, विलयन का द्रव्यमान। फॉर एग्जाम्पल, अगर विलय का द्रव्यमान 40 है और विलायक का द्रव्यमान 60 है तो विलयन कितना आ जाएगा बेटा, 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, विलय का द्रव्यमान 40 और विलायक का 60 है तो अपना आ गया 100 ग्राम विलयन। आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंट, जिसको अपन बोलते हैं V/V%, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, तो आयतन परसेंट का फॉर्मूला ऊपर विलय का आयतन बटा में विलयन का आयतन, गुणा क्या कर देंगे 100 से। तो ऊपर विलय नीचे विलयन। ये सूत्र सामान्यतः तब काम में लिया जाता है जब द्रव द्रव विलयन होता है। द्रव द्रव विलयन करने का मतलब एल्कोहल और जल का विलयन। बेटा एल्कोहल भी क्या होती है, लिक्विड होती है, द्रव होता है, और जल भी क्या होता है बेटा, द्रव होता है, लिक्विड होता है। तो दोनों द्रव है, तो अपन कौन सी सांद्रता काम में लेंगे, आयतन प्रतिशत V/V%, ऊपर विलय का आयतन नीचे विलयन का आयतन गुणा 100। आगे चलते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको अपन बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज या W/V%। ठीक है, अब इसको भी कुछ बुक्स कैसे लिख देती है, कुछ बुक्स इसको लिख देती है M/V%। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो W/V% का सूत्र ऊपर विलय का, देखो ऊपर विलय लेना है, नीचे विलयन लेना है। तो अपन ने सांद्रता की परिभाषा यही तो पढ़ी, विलयन में विलय कितना है, विलयन में विलय कितना है, तो विलयन में कितना विलय बोला है, ये इसकी जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है बेटा, सांद्रता कहलाती है। विलयन अथवा विलायक में उपस्थित विलय की आपेक्षिक मात्रा सांद्रता कहलाती है। तो यह सूत्र कब काम में लेते हैं, तो ऊपर विलय का द्रव्यमान
और नीचे विलयन का आयतन और गुणा कर दो किससे, 100 से। तो ये सूत्र प्राय ठोस को द्रव में घोलने पर प्रयुक्त होता है। यह सूत्र प्राय ठोस को द्रव में घोलने पर प्रयुक्त होता है, जैसे दवाइयों के विलयन की सांद्रता बताने में। तो सवाल आ जाए द्रव द्रव विलयनों की सांद्रता बताने में कौन सा, तो आयतन प्रतिशत। ठोस द्रव विलयन की सांद्रता बताने के लिए कौन सा, तो अपन बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठोस ठोस विलयन की सांद्रता बताने के लिए कौन सा प्रतिशत, तो अपन बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। अब एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो 20 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन का द्रव्यमान 120 ग्राम हो जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो देखो विलय प्लस विलायक है ना, विलय प्लस विलायक बराबर क्या हो जाता है बेटा, विलयन। अब इसको अपन थोड़ा है ना डिटेल में कर रहे हैं, इसलिए वरना ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती, बच्चा बच्चा जानता है विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। जिसको नहीं पता आज से पता कर लो, विलय और विलायक को जोड़ देते तो क्या आ जाता है, विलयन आ जाता है। अब विलय का द्रव्यमान बेटा कितना है, 20 ग्राम, और विलायक पानी आपको पता है विलायक होता है वो कितना, 100 ग्राम। तो बताओ विलयन कितना हो गया, 120 ग्राम। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना बेटा, परसेंट निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान या द्रव्यमान परसेंट। तो ऊपर विलय का द्रव्यमान कितना हो गया 20, नीचे विलयन का द्रव्यमान 120 गुणा किससे कर दिया अपन ने, 100 से। 1 0 से 1 0 खत्म, 2/12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/6 गुणा 100। कुल मिला के अपने को क्या करना है, 100 में भाग लगाना है किसका, 6 का। तो 6 कम 6, ठीक है, कितने बच गए, 4 उतारा 0। ठीक है, अब आपको पता है 40 कितनी बार में कटेगा, तो 40 तो कटेगा नहीं, 6 बार में 36 आता है, तो 6 चंगा 36, फिर से 4 बच गया। ठीक है, अब पॉइंट लगाएंगे और उतारेंगे 0, तो फिर से 6 चंगा 36, फिर से 4 बच गया, फिर 6 चंगे 36। ठीक है, तो बार बार ये जाता जाएगा, तो अपन कह सकते हैं 16.66 होता है, जिसको अपन अप्रोक्स क्या लिख देंगे बेटा, 16.67%। आप सबको निकालना आता है, नॉर्मल भाग है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 16.67% इसका आंसर आ जाएगा। आगे डिस्कस करते हैं अपन, 3 विलयन आ चुके अपने सामने। देखो दो जो अपने को डिस्कस करने को होता है, संतृप्त एक होता है असंतृप्त और एक होती है अपनी विलयता। तो देखो संतृप्त, असंतृप्त और विलयता, इसको डिस्कस करते हैं। संतृप्त विलयन जिसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब संतृप्त विलयन क्या होता है, तो सुनो, वो विलयन जैसे अपन ने क्या करा, पानी लिया। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मैंने पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शक्कर घोली, 2 चम्मच शक्कर घोली, 3 चम्मच शक्कर घोली। एक बात बताओ, एक पॉइंट पे शक्कर घोलना बंद हो जाएगी, मतलब अपना क्या तैयार हो गया बेटा, तुमको ही पता ना, एक गिलास में अपन कितनी ही चम्मच शक्कर घोल सकते हैं, 3 4 5 6, एक लिमिटेड अमाउंट में तो शक्कर अपन घोल सकते हैं। तो जब विलयन में विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती, अतः वो विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, जब हम विलय की और अधिक मात्रा को विलयन में नहीं घोल सकते। तो परिभाषा क्या है, किसी निश्चित ताप पर जब विलयन में और अधिक विलय नहीं घुल सकता, तो वो विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है बेटा, किसी निश्चित ताप पर, अपने को तापमान क्या कर देना, निश्चित कर देना, फिक्स कर देना है, किसी निश्चित ताप पर जब विलयन में, किस में बेटा, विलयन में और अधिक विलय नहीं घुल सकता, और अधिक विलय नहीं घुल सकता, तो वह क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। और मैं अगर इसका उल्टा बोलूं कि हम विलय घोल सकते हैं, है ना, मैंने पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाली, विलयन तैयार हो गया। अब मैंने कहा 1 और चम्मच शक्कर घोल दी और वो घुल गई, मतलब कैसा विलयन था, असंतृप्त विलयन था। क्या था बेटा, असंतृप्त, जिसको अपन बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब विलयन में उसी ताप पर और अधिक विलय घोला जा सकता है, तो जब विलयन में किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलय घोल सकते हैं तो असंतृप्त, और घोल नहीं सकते तो संतृप्त। तीसरा है विलयता, जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या होती है विलयता, कोई भी चीज पानी में घुलनशील है अथवा नहीं है, घुलनशील हो गई तो अपन कहेंगे विलय है। तो विलयशीलता मतलब कोई भी चीज पानी में घुली और कितनी घुली, ये उसकी विलयता है। तो अपन ने कहा किसी निश्चित ताप पर, फिर से देखो क्या आ गया, किसी निश्चित ताप पर अपन ने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बनाने वाले विलय का अधिकतम द्रव्यमान ही उसकी क्या कहलाता है, विलयता। कुल मिला के अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, मात्रा फिक्स कर दी, 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बनाने वाले विलय का अधिकतम द्रव्यमान, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, विलयता। कि इतना विलय इसमें घुल सकता है 100 ग्राम के अंदर, जैसे 100 ग्राम पानी में इतनी शक्कर घुल सकती है, तो वही उसकी क्या हो गई बेटा, विलयता। तो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बनाने वाले विलय का अधिकतम द्रव्यमान क्या कहलाता है बेटा, विलयता कहलाती है। अपन ने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, फिर से बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। मिश्रण को अपन ने बेटा बांटा था 3 प्रकारों में। मिश्रण को अपन बेटा कितने प्रकारों में बांटते हैं, 3 प्रकारों में। पहले वाला क्या होता है बेटा, विलयन। दूसरा क्या होता है बेटा, कॉलोइडल विलयन, है ना। और तीसरा क्या होता है, कॉलोइड मतलब, और तीसरा होता है निलंबन।
ठीक है। तो ये 3 प्रकारों में बांटा था, जहां पे अपन ने विलियन फिनिश कर लिया है, अपन किस पे मूव कर रहे हैं, निलंबन पे। तो स्टार्ट करते हैं निलंबन। तो निलंबन क्या है, देखो बेटा, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशन, निलंबन को अपन क्या बोल देते हैं, सस्पेंशन। पहला परिभाषा, यह विषमांगी मिश्रण है, पहली चीज तो ये क्या है बेटा, विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि विलायक में निलंबित, जबकि विलायक में निलंबित तैरते हुए रहते हैं तथा नंगी आंखों से दिखाई देते हैं, निलंबन कहलाते हैं। इनको अपन नग्न आंखों से देख सकते हैं कि इसमें क्या मिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पानी में रेत मिला दूं तो क्या आप कह सकते हो कि सर हमको रेत नजर आएगी, तो नजर आ रही है, तो वो क्या है बेटा, निलंबन है। मैंने पानी में चौक पाउडर मिला दिया तो क्या आपको चौक पाउडर नजर आएगा, आप कहोगे हाँ सर हमको नजर आएगा, तो मैं कहूँगा वो भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, निलंबन का है। तो यह विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि विलायक में निलंबित तैरते हुए रहते हैं तथा नंगी आंखों से दिखाई देते हैं, निलंबन कहलाते हैं। उदाहरण, मिट्टी व जल का मिश्रण आ गया ना, मिट्टी और किसको मिला दो, जल को मिला दो, निलंबन का उदाहरण है। चौक पाउडर और जल को मिला दो, किसका उदाहरण है, निलंबन का उदाहरण है। आटे का जल में घोल, किसका उदाहरण है बेटा, निलंबन का। तो जल में क्या मिला दो, जल में चौक मिला दो, निलंबन बन गया। जल में आटा मिला दो, निलंबन बन गया। जल में क्या मिला दो, मिट्टी मिला दो, क्या बन गया, निलंबन बन गया। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं निलंबन के गुणधर्म। तो पहली बात, निलंबन कैसा मिश्रण है बेटा, तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। यहाँ पे अपने को घटक नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। आगे, इसके कण नंगी आंखों से दिखाई देते हैं और कण का व्यास 1000 नैनोमीटर, सुनना बेटा ध्यान से, कण का व्यास 1000 नैनोमीटर या 1 माइक्रोमीटर से क्या होता है बेटा, अधिक होता है। कण का जो व्यास होता है बेटा 1000 नैनोमीटर या 1 माइक्रोमीटर से क्या होता है बेटा, अधिक होता है। आगे अपन डिस्कस करते हैं, निलंबन प्रकाश की किरणों को फैला देता है। निलंबन बेटा प्रकाश की किरणों को फैला देता है क्योंकि इसके कणों का आकार बड़ा होता है। देखो, विलियन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा था और निलंबन के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी क्या होता है, अधिक होता है। 1000 नैनोमीटर या 1 माइक्रोमीटर से भी क्या होता है बेटा, अधिक होता है। तो अपन कह देंगे कि इसके कण बहुत बड़े आकार के होते हैं और कण बड़े आकार के हैं तो प्रकाश की किरणें जब इनसे टकराती है तो फैल जाती है और प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो निलंबन प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं अर्थात ये टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। आगे, निलंबन के कण छानने की विधि से पृथक किए जा सकते हैं। निलंबन के कण छानने बोले तो फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके अपन उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अगर मैं सूती कपड़े से, कॉटन क्लॉथ से पानी को छानता हूँ तो पानी में जो मिट्टी के कण हैं बड़े बड़े आकार के, वो कहाँ रह जाएंगे, उस छलनी के ऊपर रह जाएंगे और पानी नीचे चला जाएगा। तो अपन इसको अलग अलग कर सकते हैं। निलंबन के कण छानने फिल्ट्रेशन की विधि से पृथक किए जा सकते हैं। आगे बेटा, निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है। निलंबन क्या होता है बेटा, अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। कुछ समय स्थिर रखने पर कण नीचे बैठ जाते हैं। आपको पता है, अगर पानी में रेत या मिट्टी है, आप उसको थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रहने दो, छेड़ो ही मत उसको, तो अपन देखते हैं कुछ समय पश्चात मिट्टी के कण अपने भार के कारण नीचे बैठ जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं बेटा, सेटल हो जाते हैं। आगे डिस्कस करें अपन, देखो अपन ने निलंबन खत्म कर लिया, अब अपन मूव कर रहे हैं। कॉलॉइडी विलयन क्या है, सुनना बेटा ध्यान से, कॉलॉइडी विलयन क्या है, जिसको अपन बोलते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये भी बेटा क्या एक प्रकार का, सुनना बेटा ध्यान से, ये भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। ध्यान से सुन लो, ये भी एक प्रकार का क्या है बेटा, विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार विलयन तथा निलंबन के कणों के बीच होता है। देखो, इसका आकार विलयन के कण से तो बड़ा परंतु निलंबन के कण से छोटा होता है, मतलब इसमें कणों का आकार मध्यम होता है, विलयन तथा निलंबन के बीच का होता है। ठीक है, तो ये विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार विलयन तथा निलंबन के कणों के बीच लगभग 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, कॉलॉइडी विलयन या कॉलॉइड कहलाते हैं। ये देखने में समांगी प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में कैसे होते हैं, विषमांगी होते हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं कि आपको देखने में लगे कि सर ये तो समांगी है, पर मैं कहूँगा देखने में समांगी प्रतीत होते हैं लेकिन होते ये बेटा विषमांगी है। ठीक है, तो कॉलॉइड भी कैसा है, विषमांगी मिश्रण। निलंबन भी कैसा, विषमांगी मिश्रण। जबकि विलयन कैसा है, जल्दी से कमेंट करके मेरे बच्चे बताएंगे। मेरा सवाल है आप लोगों से, विलयन किस प्रकार का मिश्रण है, नीचे कमेंट करके बता दो जल्दी से कि विलयन किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी या विषमांगी, कमेंट करके बताना बेटा। अब अपन डिस्कस करें बेटा, ये जो कॉलॉइड होता है ना, ठीक है, कॉलॉइड की बात करते हैं तो देखने में समांगी प्रतीत होता है परंतु वास्तव में कैसा होता है, विषमांगी होता है। अब इसमें भी दो, जैसे विलयन में क्या होता है, एक विलय होता है और एक विलायक होता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे होती परिक्षिप्त अवस्था। एक क्या होती है बेटा, परिक्षिप्त अवस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त अवस्था को अपन बोलते हैं डिस्पर्स फेज एंड परिक्षेपण माध्यम को बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। क्या है, परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। वह घटक जो कम मात्रा में है,
वह घटक जो कम मात्रा में है तथा बिखरे हुए कणों के रूप में उपस्थित है, बिखरे हुए कणों के रूप में उपस्थित है, विलय के समान। जैसे विलयन में कौन होता है बेटा, बोलो, जैसे विलयन में कौन होता है, विलय होता है, ठीक उसी प्रकार कॉलॉइड में कौन होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। तो जिस प्रकार विलयन में विलय होता है उसी प्रकार कॉलॉइड में परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। वह घटक जो पहली बात तो कम मात्रा में होता है और जो बिखरे हुए कणों के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है, विलय के समान। आगे परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वह घटक, सुनना ध्यान से, वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण फैले रहते हैं, वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण फैले रहते हैं, अर्थात ये विलायक के समान है। तो जिस प्रकार विलयन में विलायक होता है, ठीक उसी प्रकार कॉलॉइड में परिक्षेपण माध्यम होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे विलयन में विलय होता है, कॉलॉइड में परिक्षिप्त अवस्था होती है, ठीक है। पहली बात तो कम मात्रा में होता है और बिखरे हुए कणों के रूप में होता है, और परिक्षेपण माध्यम में वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण फैले रहते हैं, तो ये विलायक के समान हो गया, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपन कॉलॉइड के गुणधर्म। कॉलॉइड के क्या क्या गुणधर्म है, तो कॉलॉइड के गुणधर्म डिस्कस करते हैं बेटा अपन। पहला गुणधर्म, ये विषमांगी प्रकृति का मिश्रण है। देखो फिर से आ गया, कॉलॉइड कैसा मिश्रण है बेटा, विषमांगी है। मैंने कहा ना कॉलॉइड कैसा है, विषमांगी है। इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। तो ये विषमांगी प्रकृति का मिश्रण है, परंतु सामान्यतः समांगी प्रतीत होता है, सिर्फ प्रतीत ही होता है। होता कैसा है ये, विषमांगी। आगे कॉलॉइड के कण नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, इनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, परंतु शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इनके द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को देखा जा सकता है। परंतु शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी है ना, बहुत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम बोलेंगे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इनके द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को देखा जा सकता है। इसका मतलब ये भी प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, मतलब ये भी टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कॉलॉइड भी टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, ठीक है। कॉलॉइड प्रकाश की किरणों को फैलाता है, अर्थात ये भी टिंडल प्रभाव दर्शाता है, पता है अपने को। जैसे किसी, सुनना बेटा ध्यान से, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे किसी अंधेरे कमरे में खिड़की से आती हुई प्रकाश की किरण में धूल के कण चमकते दिखते हैं। धूल के कण कैसे दिखते हैं, चमकते दिखते हैं, और आपने देखा भी होगा वो इधर उधर टकराते रहते हैं, वो फैल जाती है किरणें। तो जैसे क्या होता है, देखो सुनना, जैसे किसी अंधेरे कमरे में खिड़की से आती प्रकाश की किरण में धूल के कण चमकते दिखते हैं ना अपने को धूल के कण, और इधर उधर घूम रहे होते हैं वो धूल के कण, वो एक प्रकार का क्या है बेटा, टिंडल प्रभाव है। आगे कॉलॉइड कैसा होता है बेटा, कॉलॉइड स्थायी होता है, स्टेबल होता है, कण नीचे नहीं बैठते। फिर से एक बार बता देता हूँ, विलयन स्थायी होता है, कॉलॉइड भी स्थायी होता है, पर निलंबन स्थायी नहीं होता। कॉलॉइड स्थायी क्यों होता है, क्योंकि इसमें कण नीचे नहीं बैठते। कॉलॉइड स्थायी क्यों होता है बेटा, क्योंकि इसमें कण नीचे नहीं बैठते हैं। आगे कॉलॉइड की कण सामान्य छनन पत्र, कॉलॉइड की कण सामान्य छनन पत्र मतलब कि फिल्टर पेपर से पार नहीं होते, परंतु विशेष झिल्ली, देखो फिल्टर पेपर से तो पार नहीं होते, परंतु विशेष झिल्ली, जिसका कि ये पर्चमेंट मेम्ब्रेन है ना, अपनी एक पर्चमेंट मेम्ब्रेन होती है, विशेष झिल्ली से इन्हें पृथक किया जा सकता है। तो विशेष झिल्ली के द्वारा अपन कॉलॉइड के कण को पृथक कर सकते हैं सामान्य छनन पत्र से, ठीक है। सामान्य छनन पत्र से नॉर्मल फिल्टर पेपर से पार नहीं होते, परंतु विशेष झिल्ली से इन्हें पृथक किया जा सकता है। विशेष झिल्ली से बेटा अपन इनको पृथक कर सकते हैं। डन है बेटा बात। तो कॉलॉइड के कण सामान्य छनन पत्र से पार नहीं होते, परंतु विशेष झिल्ली से इन्हें पृथक किया जा सकता है। अगर आपको इनको अलग करना है तो विशेष झिल्ली काम में लेनी पड़ेगी। आगे देखते हैं बेटा कॉलॉइड के सामान्य उदाहरण। कॉलॉइड के सामान्य उदाहरण, तो कॉलॉइड के सामान्य उदाहरण पे अपन आते हैं। देखो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कॉलॉइड के प्रकार। अगर अपना परिक्षिप्त प्रावस्था, देखो बेटा ध्यान से सुनना, यदि हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, तो ऐसे कॉलॉइड को अपन क्या बोल देते हैं, पायस या इमल्शन। क्या बोल देते हैं, पायस या इमल्शन। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था और परीक्षण माध्यम दोनों द्रव हो तो हम इसको क्या बोल देंगे, इसको अपन पायस या इमल्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल पे आते हैं दूध और मक्खन, इसका उदाहरण है। दूध और मक्खन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परीक्षण माध्यम दोनों द्रव होते हैं। आगे अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परीक्षण माध्यम द्रव हो तो वो क्या कहलाता है बेटा, सॉल कहलाता है। उसको अपन क्या बोल देते हैं, सॉल। उसका एग्जाम्पल है पेंट, गोंद, शाही। ये उदाहरण आपको एक दो तो याद रखने हैं। आगे परिक्षिप्त प्रावस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो। परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम अगर अपना द्रव हो तो उसको अपन बोलते हैं फोम अथवा
झाग। इसके एग्जाम्पल पे आते हैं साबुन का झाग, विप्ड क्रीम, है ना, ये किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल है अपने कॉलोइड के। आगे चलते हैं अपन, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम अपना गैस, तो उसको अपन बोल देते हैं एरोसोल। तो ये एरोसोल वाला देखो पायस इंपॉर्टेंट है, एरोसोल वाला, ठीक है ना, ये एरोसोल वाले इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो अपन उसको एरोसोल बोलते हैं। उदाहरण धुआं, धूल भरी हवा, ये उसके उदाहरण हो गए। परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव एवं परिक्षेपण माध्यम कौन हो बेटा, गैस हो तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको भी अपन एरोसोल बोलते हैं। कोहरा, बादल, धुंध, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, जब परिक्षेपण प्रावस्था द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम गैस होता है। अब है कि अगर परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ठोस फोम बोल देंगे। इसके एग्जाम्पल में फोम रबर, प्यूमिस पत्थर, ये आते हैं। अगला, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो उसको अपन बोलते हैं बेटा जेल, पनीर, जेली, मक्खन। तो देखो कॉलोइड के एग्जाम्पल, पनीर, जेली, मक्खन, कोहरा, बादल, धुंध, धुआं, धूल भरी हवा, साबुन का झाग, पेंट, गोंद, चाय, दूध, मक्खन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, कॉलोइड के। आइसक्रीम किसका एग्जाम्पल है, कॉलोइड का। रक्त किसका एग्जाम्पल है, कॉलोइड का। दूध किसका एग्जाम्पल है, कॉलोइड का। ठीक है, तो सारे बेटा किसके एग्जाम्पल है, कॉलोइड के। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। अब अपन डिस्कस करते हैं बेटा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो आपको देखो एक सिंपल बात बताता हूँ, जैसे मैंने लोहे की छड़ को थोड़ा मोड़ दिया तो वो क्या हुई बेटा, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। तो मैं कहूँगा भौतिक परिवर्तन तो वो होते हैं जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। जब मैंने आयरन या लोहे की रॉड को मोड़ा तो क्या सोने की रॉड बन गई क्या, आप कहोगे सर नहीं, अभी भी वो लोहे की रॉड है। तो मैं कहूँगा कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। तो सुनना ध्यान से, आधार पहला अपन देख रहे हैं नया पदार्थ, कोई नया पदार्थ नहीं बनता तो कैसा परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन, जिसको अपन बोलते हैं फिजिकल चेंज। और नया एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन में बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। आगे संगठन, भौतिक परिवर्तन पे आते हैं। पदार्थ का रासायनिक संगठन कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जो रासायनिक संगठन पहले था वही रासायनिक संगठन अभी है, मतलब कोई भी उसमें रासायनिक रूप से परिवर्तन नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे संगठन, रासायनिक संगठन कैसे रहते हैं, अपरिवर्तित, जबकि यहाँ पे पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है। आगे प्रतिवर्तिता, ठीक है, प्राय प्रतिवर्ती रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं बेटा, प्रतिवर्ती मतलब रिवर्सिबल होते हैं, इसको अपन चेंज कर सकते हैं। प्रतिवर्ती मतलब इसको अपन चेंज कर सकते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। और ये प्राय अप्रतिवर्ती इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे अगर आपने दूध से दही बना दिया तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, आप वापस दही से दूध नहीं बना सकते। ऊर्जा परिवर्तन, अपेक्षाकृत कम ऊर्जा परिवर्तन होता है, प्राय अधिक ऊर्जा अवशोषित या मुक्त होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में या तो ऊर्जा क्या होगी, अवशोषित होगी, या ऊर्जा मुक्त होगी। तो यहाँ पे प्राय अधिक ऊर्जा अवशोषित या मुक्त होती है और यहाँ पे अपेक्षाकृत कम ऊर्जा परिवर्तन होता है। उदाहरण, बर्फ का पिघलना। देखो बर्फ को आपने पिघलाया, चाहे बर्फ बनाई, चाहे आपने पानी को उबाला, चाहे आपने वाष्प को द्रव में बदला, है तो वो पानी, उसका फॉर्मूला H2O ही है, H2O, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो उसका रासायनिक जो संगठन है वो भी कैसा, समान है। तो बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पीकरण, कागज फाड़ना। आपने कहा सर मैंने कागज के 4 टुकड़े कर दिए, देखो मैंने कोई नई चीज़ बना ली, तो ये तो बेवकूफ़ वाली बात हो गई ना। कागज को फाड़ दिया अगर आपने तो अभी भी वो कागज ही है बेटा। तो कागज का फाड़ना, जल का वाष्पीकरण, बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, ये सारे क्या है बेटा, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक पे आते हैं, लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना मतलब दही बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है, दूध से क्या बन रहा है, दही बन रहा है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, कागज को एक बार जला दो, अब कागज बन जाएगा क्या, वापस नहीं बनेगा, तो रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना, भोजन को पकाया, रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। आगे चलते अपन शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार है। तो देखो बेटा, शुद्ध पदार्थ अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, अपने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो परिभाषा से स्टार्ट करते हैं, वह पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण जैसे परमाणु अथवा अणु उपस्थित हो तथा जिसका संगठन सर्वत्र स्थिर हमेशा क्या रहता हो, फिक्स रहता हो, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधियों द्वारा और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। शुद्ध पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो पहली बात तो ये हो गई अपने कि वह पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, परमाणु अथवा अणु उपस्थित हो, जिसका संगठन हमेशा कैसा रहता है, स्थिर रहता है, सर्वत्र हर जगह स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधियों द्वारा और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब देखो अपन बांट रहे हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को।
तो पदार्थ को अपन दो प्रकारों में बांटते हैं, एक होते हैं शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं मिश्रण। मिश्रण को अपन शुद्ध पदार्थ नहीं बोलते। शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनका संगठन हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, और मिश्रण जिनका संगठन कैसा रहता है बेटा, अस्थिर रहता है। क्योंकि मिश्रण अपन पढ़ चुके, अपन पढ़ रहे हैं शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ का संगठन हमेशा क्या रहता है बेटा, स्थिर रहता है। तो शुद्ध पदार्थ को अपन दो प्रकारों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व अपने एलिमेंट, यौगिक अपने कंपाउंड। तत्व और यौगिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो तत्व क्या है बेटा, वह शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दो या अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो तत्व क्या होते हैं बेटा, वह शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, तत्व कहलाते हैं। ये पदार्थ की सरलतम इकाई है। अब तक 118 तत्व ज्ञात है। अब तक बेटा अपने को 118 तत्व ज्ञात है और 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और बाकी शेष प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। तत्व को 3 वर्गों में बांटते हैं, धातु, अधातु एवं उद्धातु। जल्दी से एक बार इसकी रीडिंग लगा लो आप, 1 मिनट में मैं आया। तो बेटा जैसा कि अपन ने देखा कि तत्व जो होता है एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। देखो अपन पदार्थों को 2 प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक बार वापस से बताता हूँ, एक को अपन बोलते हैं शुद्ध पदार्थ और एक को अपन बोलते हैं मिश्रण। जो कि मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें अपन 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला देते बिना किसी निश्चित अनुपात के। तो वो मिश्रण है अपना, वो एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। और शुद्ध पदार्थ को अपन ने वर्गीकृत किया, शुद्ध पदार्थ जिनका संगठन क्या रहता है, शुद्ध पदार्थ जिनका संगठन क्या रहता है बेटा, स्थिर रहता है। और मिश्रण क्या होते हैं बेटा, जिनका संगठन कैसा रहता है, अस्थिर। तो शुद्ध पदार्थ को अपन ने तत्व व यौगिक में बांटा। तत्व को अपन बोलते हैं एलिमेंट, यौगिक को अपन बोलते हैं कंपाउंड। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और अधिक सरल यौगिकों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो लिखा भी यही है कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा 2 या अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। यह पदार्थ की क्या है बेटा, सरलतम इकाई है। अब तक 118 तत्व ज्ञात है। कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 94 तत्व 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, शेष प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, मतलब बाकी लैब में बनाए गए हैं। तत्वों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। तत्वों को कितने वर्गों में बांटते हैं अपन, 3 में, धातु, मेटल, अधातु नॉन मेटल और उपधातु मेटलॉइड। अब आपको एक बात बताता हूँ, क्लास 10th में आपके केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 आएगा धातु और अधातु। तो ये वहाँ पे डिटेल के अंदर है। अभी इनका बेसिक देखते हैं। चमक के आधार पे बात करते हैं तो धातुएं कैसी होती है, चमकदार होती है। धातुएं कैसी होती है, चमकदार, उनमें धात्विक चमक होती है। अधातु बेटा चमकहीन होती है, उनमें चमक नहीं होती, पर इसका अपवाद है आयोडीन। ध्यान रखना, ऐसी कौन सी धातु है जो कि चमकीली होती है, तो आंसर जाएगा आयोडीन। तीसरा, उपधातु कुछ हद तक चमकदार होती है, कुछ ऐसे मतलब कुछ चमकदार होती है, तो अपन उसको बोल देते हैं कुछ हद तक चमकदार। एक और बात आपको बताऊंगा, ये जो उपधातु में होती है ना मेटलॉइड, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी शो करती है, तो इसको अपन इनके बीच में रख देते हैं कि धातु और अधातु के बीच में अपने उपधातु। आगे अवस्था की बात करते हैं। धातुएं ज्यादातर क्या होती है बेटा, सामान्यतः ठोस होती है। अपवाद है इसका पारा, जो कि कैसा होता है, पारा जिसको अपन बोलते हैं मरकरी, जो कि द्रव होता है। आगे बात करते हैं, अधातु ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। उपधातु पे चलते हैं, जो प्राय कैसी होती है बेटा, ठोस होती है। आगे तन्यता और आघातवर्धीयता। अब बेटा तन्यता क्या होती है, तो धातुओं को खींचकर तारों में बदला जा सकता है, ये गुण कहलाता है तन्यता। और आघातवर्धनीयता, धातुओं को पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है, तो धातुओं को पीटकर चादर बनाने का गुण क्या कहलाता है बेटा, आघातवर्धनीयता। और धातुओं को खींचकर तार में बनाना वाला गुण क्या कहलाता है, तन्यता। तो धातुएं कैसी होती है बेटा, तन्य होती है मतलब डक्टाइल होती है, एवं आघातवर्धी मतलब मेलिएबल होती है, मेलिएबल, ठीक है। और अधातु में बेटा भंगुर होती है, ब्रिटल होती है, उनमें अगर अपन थोड़ा सा बल लगाएं तो वो टूट जाती है, भंगुर हो जाती है, मतलब टूट जाती है, तो क्या कहलाती है, भंगुर, ब्रिटल उनका नेचर होता है। उपधातु पे आते हैं, ये मध्यम होती है, ना तो ज़्यादा कठोर ना ज़्यादा भंगुर। आगे बात करते हैं चालकता की। चालकता मतलब कि अपने अंदर से ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह होने देते हैं, चालक कहलाते हैं। तो धातुएं क्या होती है बेटा, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, अपने अंदर से धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होने देती है, और ऊष्मा अपने अंदर से ऊष्मा भी प्रवाहित होने देती है। आपको अगर आइडिया हो, अगर लोहे की छड़ है, उसका आधा भाग अगर धूप में रखा है तो धीरे धीरे पूरा भाग गर्म हो जाता है, जो छाया में रखा है वहाँ तक भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो धातुएं होती है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अधातु की बात करते हैं। अधातुएं बेटा कैसी होती है, प्राय कुचालक। अधातुएं प्राय कुचालक होती है, अपवाद इसका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चालक होती है, ये बात दिमाग में रखनी है,
ठीक है, विद्युत की सुचालक होती है। तो अपन बात करें अधातुएं ज़्यादातर कैसी होती है बेटा, कुचालक होती है। अपवाद हो गया ग्रेफाइट। उपधातु की बात करते हैं बेटा, ये कैसी होती है, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। ठीक है, अर्धचालक जिसको अपन बोल देते हैं सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल पे चलते हैं। सोना धातु है, चांदी धातु है, तांबा धातु है, लोहा धातु है, सोडियम धातु है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये बेटा अपनी अधातु है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये अपनी क्या है बेटा, उपधातु। तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, ये अपनी धातुएं। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये अपनी अधातुएं। और बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये क्या है बेटा, अपनी उपधातु में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं यौगिक की। यौगिक क्या होते हैं बेटा, जब दो या दो से अधिक तत्व, सुनना ध्यान से, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोजित होकर एक निश्चित अनुपात में संयोजित होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा, यौगिक कहलाता है। एक नया पदार्थ बनाते हैं वो यौगिक कहलाता है। यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों के गुणों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना है उन तत्वों के और यौगिकों के गुण आपस में क्या होंगे बेटा, भिन्न होंगे। दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोजित होकर नया पदार्थ जो बनता है वह यौगिक कहलाता है। और यौगिक के गुण जिससे वो बना है तत्वों से, उनके गुणों से क्या होंगे बेटा, भिन्न होंगे। तो जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वह यौगिक कहलाता है। यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों के गुणों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। तथा इसे केवल रासायनिक विधियों जैसे विद्युत अपघटन द्वारा ही घटकों में तोड़ा जा सकता है। उदाहरण अपन डिस्कस करते हैं। जल अपना H2O, हाइड्रोजन जो कि एक ज्वलनशील गैस है, वह ऑक्सीजन जो कि दहन में सहायक होती है, दहन में सहायक गैस से मिलकर बनता है। H2O किससे मिलकर बनता है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बनता है। ठीक है, परंतु जल स्वयं आग बुझाने के काम आता है। देखो, जल का काम आग बुझाना है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन दहन में सहायक गैस है। और जो जल है वो स्वयं आग बुझाने के काम आता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हुई बेटा, इनके जो गुण है वो अलग अलग हुए। ठीक है, इनकी जो विशेषताएं हुई वो बेटा क्या हुई, अलग अलग हुई। नमक जिसको कि अपन NaCl बोलते हैं, सोडियम सक्रिय धातु व क्लोरीन विषैली गैस से मिलकर बना है। NaCl किससे मिलकर बना है, सोडियम सक्रिय धातु व क्लोरीन विषैली गैस से मिलकर बनता है, परंतु खाने योग्य होता है। इसी प्रकार CO2, देखो सुनना बेटा, इसी प्रकार CO2 अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि ये सारे बेटा क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जल एक यौगिक है। ठीक है, अपना NaCl एक यौगिक है, CO2 यौगिक है, अमोनिया एक यौगिक है। लास्ट टॉपिक बेटा मिश्रण व यौगिक में अंतर। तो देखो, मिश्रण और यौगिक में अंतर की बात करते हैं। मिश्रण पहला, संगठन, अनिश्चित अनुपात में घटक, जिसका कोई भी जिसमें घटकों का कोई भी अनुपात निश्चित नहीं होता है, अनुपात अनिश्चित होता है, वो मिश्रण कहलाता है। और जिसमें घटकों का अनुपात निश्चित होता है वो क्या कहलाता है बेटा, यौगिक कहलाता है। निश्चित द्रव्यमान अनुपात में घटक होते हैं यौगिक में, और मिश्रण में अनिश्चित अनुपात में घटक होते हैं। अगला गुण, मिश्रण में घटकों के मूल गुण बने रहते हैं, घटकों के मूल गुण बने रहते हैं। और यहाँ पे घटकों के गुणों से पूर्णतः भिन्न नए गुण होते हैं, घटकों से पूर्णतः भिन्न नए गुण होते हैं। पृथक्करण, मिश्रण को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अपन अलग कर सकते हैं। मिश्रण में उपस्थित घटकों को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिक केवल रासायनिक विधियों द्वारा ही पृथक हो सकते हैं। ऊर्जा परिवर्तन, बनने में ऊर्जा परिवर्तन नहीं अथवा नगण्य, या तो ऊर्जा परिवर्तन होगा ही नहीं, और होगा तो भी इतना कम होगा कि उसको अपन नगण्य मान सकते हैं। और बनने में ऊर्जा अवशोषित या मुक्त होती है, बनने में ऊर्जा अवशोषित अथवा मुक्त होती है, ऊर्जा अवशोषित और अथवा मुक्त होती है। आगे शुद्ध पदार्थ के आधार पर, तो मिश्रण कैसा है बेटा, शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि इनका संगठन कैसा होता है, अस्थिर। जिनका संगठन अस्थिर होता है वह शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। जबकि अपना यौगिक शुद्ध पदार्थ है। तो अपन यौगिक को किसमें रखते हैं बेटा, शुद्ध पदार्थ में, और मिश्रण को किसमें रखते हैं, अशुद्ध पदार्थ में। आगे याद करने की ट्रिक, छोटी छोटी सी बातें बेटा। पदार्थ क्या है, पदार्थ को अपन शुद्ध पदार्थ में, शुद्ध पदार्थ के अंदर कौन कौन आते हैं, तत्व व यौगिक। और मिश्रण, मिश्रण में कौन आते हैं, समांगी अथवा मिश्रांगी। अब यहाँ पे फिर से एक बात बता देता हूँ, समांगी मिश्रण में अपने आता है विलयन, और विश्वांगी में आता है अपना कॉलोइड और निलंबन। आगे मिश्र धातु व वायु, मिश्र धातु व वायु समांगी मिश्रण के उदाहरण है, ये तत्व या यौगिक नहीं है। मिश्र धातु व वायु समांगी मिश्रण के उदाहरण है, ये तत्व व यौगिक नहीं है। आगे टिंडल प्रभाव कौन कौन दर्शाता है, नीलंबन व कॉलोइड दोनों दर्शाते हैं। टिंडल प्रभाव कौन कौन दर्शाता है, नीलंबन व कॉलोइड दर्शाते हैं। सत्य विलयन नहीं, ट्रू सॉल्यूशन या विलयन है ना, जिसको अपन ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, विलयन बोलते हैं।
सत्य विलयन बोलो या विलयन बोलो, बात एक ही है, ट्रू सॉल्यूशन पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, कॉलॉइड और निलंबन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। आगे स्थायित्व कण नहीं बैठते, विलयन में कॉलॉइड में स्थायित्व होता है, विलयन और कॉलॉइड स्थायी होते हैं, स्थायी मिश्रण है, जबकि निलंबन बेटा स्थायी नहीं है। कुछ समय तक अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो निलंबन में जो कण होते हैं वो कहाँ हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जैसे मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो निलंबन बेटा स्थायी नहीं होता है, इसके विपरीत कॉलॉइड और विलयन स्थायी होता है। तो ये अपन ने इस बेटा चैप्टर को कर लिया है एंड। अब आपको ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि ट्राई करके आने हैं, ये क्वेश्चंस आपको घर पे ट्राई करने हैं। क्या क्वेश्चन ये अब देखो, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए बेटा तो इस पीडीएफ को ये आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल के लिंक, यूट्यूब चैनल के लिंक, हमारे इंस्टाग्राम के लिंक, सारे लिंक दे रखी है। वहाँ से आप हमारे सारे व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो और बोलो कि सर हमको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। 8302898893। आपको क्या करना है, यहाँ पे इन नंबर पे जब आप मैसेज करो 8302898893, आपको आपका नेम लिखना है, आपको आपकी क्लास लिखनी है और आपको आपका सब्जेक्ट लिखना है कि सर इस क्लास का हूँ मैं, ये मेरा नाम है और इस सब्जेक्ट का मेरे को सब्जेक्ट, फिर आपको चैप्टर का नेम भी लिखना है मेरा, ठीक है, उस चैप्टर का नेम भी आपको लिख देना है, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो बेटा अपन ने कर दिया सेकंड चैप्टर एंड अब अपन स्टार्ट करेंगे तीसरा चैप्टर, परमाणु और अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अगले लेक्चर में अपन क्लास 9 का परमाणु और अणु चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आई कमेंट करके बताना, समझ आ गई तब भी बताना कि सर हमको पूरा वीडियो लेक्चर समझ आ गया है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे। जब भी आप आओ आपको पीछे का पढ़ के आना है, तभी आप आगे अच्छा कर पाओगे। ओके बच्चों, बाय, पढ़ाई करके आना।